नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एमपी यादव आपका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हमने राजस्थान की हिस्ट्री इतिहास में प्रमुख जो अभिलेख थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम राजस्थान के जो प्राचीन समय के कुछ प्रमुख सिक्के थे, शासकों या रियासतों के समय कौन कौन से सिक्के उनमें प्रचलन में थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, प्राचीन सिक्के। सिक्कों के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सिक्कों से जो जानकारी मिलती है वो किसी साम्राज्य के बारे में, किसी साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहाँ से? सिक्कों से। इसके अलावा हमें जो जानकारी मिलती है किसी रियासत के, किसी शासक के, किसी वंश के तत्कालीन समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियां या उपलब्धियों के बारे में हमें सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन, तो ध्यान रखेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों से हमें प्राचीन समय के साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, किसी वंश, किसी रियासत, किसी शासक के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बात करें दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सिक्के किसने चलाए? भारत में सर्वप्रथम जो सिक्के हैं, या कह सकते हैं सोने के सिक्के, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासक था विम कडफिसस, ठीक है, कुषाण शासक विम कडफिसस ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। बात करें राजस्थान में सिक्कों के बारे में, सर्वप्रथम जो जिक्र मिलता है, सर्वप्रथम जिक्र या जानकारी मिलती है वो किसकी मिलती है? चौहान वंशीय सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम किन सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है? चौहान वंशीय सिक्कों के बारे में जानकारी मिलती है। आपको पता है सांभर में जो स्थापना की वासुदेव चौहान ने, 551 ईस्वी में सांभर में चौहान वंश की स्थापना की। तो वासुदेव चौहान के सिक्के मिलते हैं। एक का नाम मिलता है द्रुम कह सकते हैं, या विशोषक। ये तांबे का हुआ करता था। किसका था? तांबे का। इसके अलावा एक होता था रूपक और एक होता था दिनार। रूपक होता था चांदी का और दिनार होता था किसका? सोने का। तो ये वासुदेव चौहान के समय के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान में सर्वप्रथम चौहान वंशीय सिक्कों की जानकारी मिलती है। वासुदेव चौहान का द्रुम या विशोषक जो तांबे का था, रूपक चांदी का और दिनार सोने का था। इसी वंश का एक शासक हुआ, आपको पता है, अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की अजय राज ने। किसने? अजय राज ने, ठीक है। तो अजय राज के जो सिक्के थे उसके ऊपर एक तरफ लक्ष्मी का, एक तरफ किसका? लक्ष्मी का, और दूसरी तरफ श्री अजय देव लिखा हुआ मिला, ठीक है। उसके बाद में इसी वंश का शासक था सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज तृतीय के पिताश्री सोमेश्वर चौहान। तो सोमेश्वर की जो सिक्के थे उसके ऊपर बैल की आकृति, किसकी आकृति मिली है? बैल की आकृति प्राप्त हुई है।
ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा राजस्थान में सर्वप्रथम अगर सिक्के ढालने की टकसाल की बात की जाए, सिक्के ढालने की टकसाल, सिक्के ढालने की टकसाल, तो ये आमेर के शासकों ने, किसने? आमेर के शासकों ने स्थापित की। ठीक है, राजस्थान में या राजपुताने में सर्वप्रथम सिक्के ढालने की जो टकसाल है वो आमेर के शासकों के द्वारा स्थापित की गई। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं राजस्थान के सिक्कों के बारे में। सर्वप्रथम जानकारी, एक इतिहासकार था, नाम था केब। क्या नाम था? इतिहासकार केब। इतिहासकार केब ने 1893 में अपनी पुस्तक का नाम था द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना। इतिहासकार केब ने 1893 में अपनी पुस्तक द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपुताना में सर्वप्रथम राजपुताने के सिक्कों का जिक्र किया। राजपुताने के सिक्कों का क्या किया? अध्ययन किया, ऐसे कह सकते हैं, सिक्कों का अध्ययन किया। तो ये लाइन आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, इतिहासकार केब के द्वारा 1893 में। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं राजस्थान के प्राचीनतम सिक्के, सबसे प्राचीन सिक्के, तो उनको हम कहते हैं आहत सिक्के या आहत मुद्राएं, आहत सिक्के। ठीक है, इनका नाम आहत क्यों पड़ा? राजस्थान के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के क्यों पड़ा इनका नाम? तो ये बनाए जाते थे ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण आहत मुद्राएं या कह सकते हैं आहत सिक्के ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इनका नाम आहत सिक्का पड़ा। ठीक है, और उसके बाद में 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने निर्माण शैली के आधार पर इनका नाम पंचमार्क सिक्का रखा। ठीक है, निर्माण शैली के आधार पर इन्हीं आहत सिक्कों का नाम क्या बताया? पंचमार्क सिक्के। ठीक है, पंचमार्क सिक्के ये होते थे चांदी के, मुख्य रूप से किसके बने होते थे? चांदी के। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है। राजपुताने के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के या आहत मुद्राओं के नाम से जाने जाते हैं। आहत मुद्राएं या आहत सिक्का इनका नाम क्यों पड़ा? तो ये ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। ठीक है, 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने निर्माण शैली के आधार पर इनका नाम क्या रखा? पंचमार्क सिक्का। मुख्यतः किसके बने होते थे? चांदी के। राजस्थान में जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं वो सर्वप्रथम या सर्वाधिक जो भंडार मिला है रेड, ये कहाँ पड़ता है? टोंक। कहाँ पड़ता है? टोंक, ढील नदी के किनारे। कौन सी नदी? ढील नदी के किनारे। ये एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला चांदी का, और ये कह सकते हैं भारत में अब तक एक स्थान पर इतना बड़ा चांदी का सिक्कों का या पंचमार्क सिक्कों का जो बड़ा भंडार है वो कहाँ मिला है? रेड टोंक से। इनकी संख्या कितनी है? 3075। इस कारण से रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का क्या कहा गया है? टाटा नगर। प्राचीन भारत या राजस्थान का टाटा नगर के नाम से जाना जाता है रेड टोंक, जो ढील नदी के किनारे है। क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, पंचमार्क सिक्के बहुतायत में मिले, चांदी के सिक्के होते हैं, इनकी संख्या 3075। तो एशिया में सबसे बड़ा चांदी का एक साथ इतना बड़ा जो भंडार मिला है वो रेड टोंक में मिला है। तो ध्यान रखेंगे आप, भारत में, प्राचीन भारत में जो सिक्कों का बड़ा भंडार मिलने के कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता था। किसको? रेड टोंक को।
रेड टोंक के अलावा पंचमार्क सिक्के हमें और कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नगरी, बैराट और सांबर से हमें पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ठीक है, पंचमार्क सिक्के हमें रेंज से बड़ा भंडार मिला है। और इसके अलावा नगरी चित्तौड़गढ़ में आपको पता है, बैराट ये जयपुर में ही पड़ता है, विराटनगर के नाम से जाना जाता है, सांबर ये भी जयपुर में ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ से भी हमें पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में अगर आपसे बात की जाए राजस्थान में या कह सकते हैं मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कालभोज ने। किसने चलाए? कालभोज ने। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कालभोज या कह सकते हैं बप्पा रावल ने, उपाधि थी बप्पा रावल के द्वारा चलाया गया। और 9वीं सदी के प्रतिहारकालीन जो सिक्के हैं, प्रतिहारकालीन सिक्के ये हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं भीनमाल और सांबर से, भीनमाल और सांबा से मिले। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। और कोई विशेष बात सिक्कों से संबंधित नहीं है, मोटे तौर पर आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पंचमार्क प्राचीन सिक्के, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, इन पंचमार्क सिक्कों पर हमें किसी शासक का नाम नहीं मिलता है। ठीक है, किसी शासक का नाम नहीं मिलता। और ये ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के। ठीक है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पंचमार्क सिक्के माने जाते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम अगर प्राचीन, आपको पता है राजपुताने में प्राचीन समय में रियासतें चलती थीं और विभिन्न रियासतों के जो राजा थे अपने अपने हिसाब से अपने अपने यहाँ पर सिक्के उनके यहाँ पर प्रचलन में थे। तो आइए हम उन प्रमुख रियासतों के सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। प्रमुख रियासत और सिक्के कि किस रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे। तो प्रमुख रियासत सबसे पहले हम देख लेते हैं मेवाड़। मेवाड़ रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे? तो मेवाड़ में जो प्रचलन में थे वो एक तो था चांदी का सिक्का था चांदोड़ी। कौन सा था? चांदोड़ी। इसके अलावा एक था द्रम, एक था एला और भीलवाड़ा मेवाड़ में ही आता था, आपको पता है वहाँ पर चलता था भिलाड़ी, ढींगला और त्रिशूलिया। तो ये प्रमुख सिक्के आप ध्यान रखेंगे कौन सी रियासत में चलते थे? मेवाड़ रियासत में। ठीक है, कौन कौन से? चांदोड़ी, द्रम, एला, भिलाड़ी, ढींगला और त्रिशूलिया। प्राचीन समय में मेवाड़ रियासत में प्रचलन में ये सिक्के काफ़ी ज़्यादा थे। उसके बाद में आगे जो रियासत है वो है मारवाड़। कौन सी? मारवाड़ रियासत। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत। तो मारवाड़ रियासत में प्रमुख रूप से कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे? तो महाराजा विजय सिंह था उसके समय, विजयशाही सिक्का। इसके अलावा डब्बू शाही। इसके अलावा एक था ललूलिया सिक्का। और इसके अलावा एक था गधिया सिक्का। गधे की आकृति के समान, कहने का मतलब ये सिक्के प्राचीन समय में जो निर्मित किए गए, धीरे धीरे इनके ऊपर जो आकृतियाँ थी वो क्या होगी? मिटती चली गई, इसके कारण इनका नाम गधिया पड़ गया। इसके अलावा गधिया और फदिया सिक्के तो ये प्राचीन समय में प्रचलन में थे। कहाँ पर? मारवाड़ रियासत में। विजयशाही सिक्का, डब्बूशाही, ललूलिया, गधिया और फदिया सिक्का।
इसके अलावा आमेर रियासत में, आमेर या जयपुर रियासत कह सकते हैं, यहाँ पर कौन सा सिक्का प्रचलन में था? तो आमेर रियासत में सबसे ज़्यादा था झाड़शाही, झाड़शाही सिक्का, ठीक है। और इसके अलावा एक था हाली, ये ध्यान रखेंगे। झाड़शाही बोली भी होती है, तो झाड़शाही और हाली सिक्का किस रियासत में प्रचलन में थे? आमेर रियासत या जयपुर रियासत में। उसके बाद में अगर हम बात करें तो बूंदी रियासत, बूंदी रियासत, बूंदी रियासत में कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे? तो बूंदी रियासत में आप बता देंगे, एक तो था 11 सना, इसके अलावा रामशाही, कटारशाही, रामशाही और कटारशाही सिक्के प्रचलन में थे बूंदी रियासत में। बूंदी के पश्चात अलग बनी कोटा रियासत, तो कोटा रियासत में आपको ध्यान रखना है, एक तो थे लक्ष्मण शाही, लक्ष्मण शाही, और एक थे गुमान शाही, गुमान शाही, ठीक है। ये सिक्के प्रचलन में थे। और यहीं से फिर आपको पता है नई रियासत बनी झालावाड़, झालावाड़ रियासत। तो झालावाड़ रियासत में जो प्रचलन में थे वो थे मदन शाही। कौन से सिक्के प्रचलन में थे? मदन शाही। इसके अलावा एक रियासत थी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ रियासत। प्रतापगढ़ रियासत में जो सिक्के प्रचलन में थे वो थे सालिम शाही। कौन से थे? सालिम शाही। प्रतापगढ़ के पास में पड़ता है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में जो प्रचलन में थे बांसवाड़ा रियासत में वो एक तो थे सालिम शाही और एक थे लक्ष्मण शाही। और इसी के पास में एक रियासत और डूंगरपुर। कौन सी? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर रियासत में जो सिक्के प्रचलन में थे उनका नाम था उदय शाही। मारावल उदय सिंह हुए हैं उनके नाम पर, तो यहाँ पर उदय शाही सिक्कों का प्रचलन था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और रियासत देख लेंगे, बीकानेर। बीकानेर रियासत में कौन से सिक्के प्रचलन में थे? तो बीकानेर रियासत में जो सिक्के प्रचलन में थे उनका नाम था आलम शाही, आलम शाही, शाही आलम भी कह सकते हैं, आलम शाही और गज शाही। गज शाही बीकानेर रियासत में प्रचलन में जो सिक्के थे उनके नाम है। इसके अलावा एक रियासत पास में है जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर रियासत, जैसलमेर रियासत। जैसलमेर रियासत में जो सिक्के प्रचलन में थे उनका नाम था अखे शाही। क्या नाम था? अखे शाही। इसके अलावा एक सिक्का प्रचलन में था मोहम्मदा शाही, मोहम्मदा शाही, और एक सिक्का और ध्यान रख लेंगे आप, डोडिया। ये सिक्के प्रचलन में थे किस रियासत में? जैसलमेर में। इसके अलावा धौलपुर रियासत, धौलपुर। तो धौलपुर रियासत में जो सिक्के प्रचलन में थे उसका नाम क्या था? तमंचा शाही। क्या नाम था? तमंचा शाही, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा रियासत, शाहपुरा रियासत, शाहपुरा रियासत। और यहाँ पर जो सिक्का प्रचलन में था उसका नाम था 11 संधिया, 11 संधिया। तो मैंने दोस्तों आपको प्रमुख रूप से जो रियासतें थी उसमें कौन कौन से सिक्के प्राचीन समय में प्रचलन में थे उनके बारे में जानकारी प्रदान की है। तो मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार हम सिक्कों का जो विषय है इसको हम पुनः रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई कन्फ्यूजन न हो। देखिए सिक्के, तो सिक्कों का जो अध्ययन है यानी सिक्कों के माध्यम से हमें प्राचीन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, किसी वंश, किसी रियासत, किसी शासक के जो
साम्राज्य रहे हैं उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारियों के बारे में या धार्मिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए वो कुषाण शासकों ने चलाए, और उसमें भी कुषाण शासक कौन था? विम कडफिसस। ठीक है। और अगर बात करें राजपूताने में सर्वप्रथम जो सिक्के हैं उसका जिक्र मिलता है तो वो चौहान वंशीय सिक्कों का मिलता है। ठीक है। और इसमें वासुदेव चौहान के द्रुम या विशोषक जो तांबे का सिक्का था उसके बारे में जानकारी मिलती है। रूपक जो चांदी का था उसके बारे में जानकारी मिलती है। दिनार जो सोने का था उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अजमेर के चौहान वंश का जो संस्थापक था अजयराज, उसके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी और दूसरी तरफ श्री अजयदेव अंकित मिला है। सोमेश्वर चौहान के सिक्कों पर बैल की आकृति मिली है। ठीक है। राजस्थान में राजपूताने में अगर सिक्के ढालने की टकसाल की बात की जाए तो सबसे पहले आमेर के राजाओं के द्वारा स्थापित की गई। इतिहासकार केब ने 1893 में अपनी पुस्तक द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताने में सर्वप्रथम राजपूताने के जो सिक्के हैं उसका अध्ययन किया है। राजस्थान की अगर बात करें प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं तो आहत सिक्के। आहत सिक्के नाम क्यों पड़ा? ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? आहत सिक्के। ठीक है। 1835 में जेम्स प्रिंसेप ने निर्माण शैली के आधार पर इनका नाम क्या रखा? पंचमार्क सिक्के। ये मुख्यतः किसके बने होते थे? चांदी के। ठीक है। इसमें किसी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। जो पंचमार्क सिक्के मिले इसमें किसी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है और ये ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के माने जाते हैं। राजस्थान में पंचमार्क सिक्कों का एक बड़ा भंडार मिला है। रेड टोंक ढील नदी के किनारे कितने सिक्के? 3075। तो ये बड़ा भंडार मिलने के कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रेड टोंक को। अगर और बात करें हम राजस्थान में पंचमार्क सिक्के और किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं तो नगरी चित्तौड़गढ़ से, बैराट, जयपुर और सांबर, ये भी कहाँ पड़ता है? जयपुर में। बात करें मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? कालभोज या बप्पा रावल ने। ठीक है। उपाधि थी बप्पा रावल। और 9वीं सदी के प्रतिहार कालीन जो सिक्के हैं वो भीनमाल और सांबर से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में प्राचीन समय में प्रमुख जो रियासतें थी उसमें कौन कौन से सिक्के प्रचलन में थे उनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं जानकारी। मेवाड़ रियासत में चांदोड़ी सिक्का, द्रम या एला सिक्का, भिलाड़ी, ढींगला और त्रिशूलिया सिक्का प्रचलन में था। मारवाड़ रियासत में कौन से सिक्के प्रचलन में थे? विजयशाही, डब्बूशाही, ललूलिया, गधिया और फदिया सिक्के। आमेर रियासत में झाड़शाही और हाली सिक्के प्रचलन में थे। बूंदी रियासत में 11 सना, रामशाही और कटारशाही सिक्के प्रचलन में थे। कोटा रियासत में लक्ष्मणशाही और गुमानशाही सिक्के प्रचलन में थे। झालावाड़ रियासत में मदनशाही सिक्के प्रचलन में थे। इसके अलावा जो प्रतापगढ़ रियासत है वहाँ पर सालिम शाही सिक्के प्रचलन में थे। बांसवाड़ा रियासत में सालिम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्के प्रचलन में थे। डूंगरपुर रियासत में उदय शाही, बीकानेर रियासत में आलम शाही, गद शाही सिक्के। ठीक है। जैसलमेर रियासत में अखे शाही, मोहम्मदा शाही, डोडिया सिक्के प्रचलन में थे। धौलपुर रियासत में तमंचा शाही सिक्के और शाहपुरा रियासत में 11 संध्या सिक्का प्रचलन में था। ठीक है। और आपको पता है प्राचीन समय में यहाँ पर एक कलदार सिक्का भी चलता था। कलदार सिक्का। ठीक है। कलदार सिक्का, तो कलदार सिक्के के बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये मुख्य रूप से किसका बना होता था? चांदी का। ठीक है। और कलदार सिक्का ब्रिटिश भारत की शुरुआत, भारत में कहने का मतलब ब्रिटिश शासन की शुरुआत के पश्चात चलता था। ठीक है। ब्रिटिश शासन की शुरुआत के बाद जो प्रचलन में था वो कौन सा सिक्का था? कलदार सिक्का था। ठीक है। मुख्य रूप से किसका बना होता था? चांदी का। और जब ये इस प्रचलन में आया, इसके चलन की शुरुआत हुई, तो जितनी जो रियासतें थी वहाँ पर जो सिक्के थे उनमें जो सिक्के ढालने की जो टकसाल थी वो क्या हो गई दोस्तों? धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली गई। किस सिक्के के प्रचलन के बाद में? कलदार सिक्कों के
प्रचलन के बाद में। तो राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो विषय था सिक्के, वो हमारा इतना ही था। मोटे तौर पर हमने देखा है, जब हम रियासतें पढ़ेंगे तो बीच बीच में जो शासक आएंगे उन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से सिक्के चलाए, वहाँ और जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो सिक्के हमारा विषय दोस्तों पूर्ण होता है। उसके बाद में आगे आते हैं प्रमुख इतिहासकार। प्रमुख इतिहासकार, प्रमुख इतिहासकार। तो प्रमुख इतिहासकार हम मुख्य रूप से जो हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने से संबंधित हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, अधिक नहीं। तो इतिहासकार जैसे नंबर 1 पर आप देखेंगे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, इनके बारे में आपको पता है कि इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ। जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। ये जगह है इलिंगस्टन। कहाँ पड़ती है? इंग्लैंड में। इलिंगस्टन, इंग्लैंड में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और ये मूलतः जो निवासी, उसके बाद में जन्म तो यहाँ हुआ लेकिन मूल रूप से फिर ये रहने के लिए चले गए स्कॉटलैंड। कहाँ चले गए? स्कॉटलैंड। इनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं पर हुई, स्कॉटलैंड में। ठीक है। इनकी माता जी का नाम मेरी हेंटली था, पिता का नाम जेम्स था। ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी, चर्चा में भी हैं, रहती हैं। राजस्थान के इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो ध्यान रखेंगे, जूलिया कल्टरबर्ग। जूलिया कल्टरबर्ग। ठीक है। और इनके गुरु का नाम भी ध्यान रखेंगे। इनके गुरु कौन थे? तो जैन यति, जैन यति ज्ञानचंद्र। जैन यति ज्ञानचंद्र कर्नल जेम्स टोड के क्या थे दोस्तों? गुरु थे। ठीक है। और ये मांडलगढ़ के थे। कहाँ के रहने वाले थे? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा। ठीक है। ये कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे। कर्नल जेम्स टोड के पास में जो उपाधि थी, उपाधि क्या थी इनकी? कर्नल। कब प्रदान की गई? 1813 में। और इनके जो उपनाम हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे, घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, क्योंकि आपको पता है इन्होंने जब राजस्थान का इतिहास के संदर्भ में जो जानकारी जुटाई, तब ये घोड़े पर बैठकर विभिन्न स्थानों पर जाकर जानकारियां संग्रहित करते थे। तो इस कारण लोगों ने इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से संबोधित किया। और राजस्थान के, इसके अलावा राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के इतिहास का पितामह है। राजस्थान के इतिहास का पितामह है या जनक कहा जाता है किसको? कर्नल जेम्स टोड को। उसके बाद में इनके बारे में जो जानकारी आती है वो ये आती है कि ये भारत सर्वप्रथम कहाँ आए? भारत आए 1798 में बंगाल। कहाँ आए? बंगाल में। और बात करें राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान तो ये जून 1806 में, जून 1806 में घूमने के लिए आए। सर्वप्रथम कहाँ पर? उदयपुर। उसके बाद में गए मांडलगढ़, भीलवाड़ा, अपने गुरु के पास में। गुरु बनाया इनको जैन यति ज्ञानचंद्र को। तो सर्वप्रथम राजस्थान आए 1806 में उदयपुर। और उसके पश्चात 1818 में इनको मेवाड़ और हाड़ौती का, मेवाड़ और हाड़ौती का क्या बनाया गया? पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है। क्या बनाया गया? पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। और उसके पश्चात सिरोही जो रियासत थी उसका कार्यभार भी इनको प्रदान किया गया। तो भारत 1798 में बंगाल में आए सर्वप्रथम, और राजस्थान में सर्वप्रथम 1806 में उदयपुर घूमने के लिए आए। 1818 में मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट इनको बनाया गया। ठीक है। और आपको पता है 1822 में ये पुनः कहाँ चले गए?
इंग्लैंड चले गए। कहाँ चले गए? पुनः इंग्लैंड चले गए। ठीक है। और जब ये इंग्लैंड गए थे तो जाते समय अपने साथ में लेकर गए कौन सा शिलालेख? मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का शिलालेख। ठीक है, जिसमें मौर्यकालीन जानकारी मिलती है, आपको पता है समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है। मानमोरी का शिलालेख साथ में ले गए। ठीक है, साथ ले गए। लेकिन आपको पता है जब ये समुद्री यात्रा कर रहे थे तो उस समय मानमोरी का जो शिलालेख था ये क्या था? भारी था। भारी होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कर दिया? समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में क्या कर दिया? फेंक दिया। तो मानमोरी का शिलालेख अपने साथ में लेकर गए, भारी होने के कारण इसको क्या कर दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था दोस्तों। ठीक है। और आपको पता है 1835 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, पुस्तक। ठीक है। तो एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी का दूसरा नाम है, क्या नाम है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और एक और ध्यान रख लेंगे, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत की यात्रा। ये इनकी प्रसिद्ध क्या हैं दोस्तों? पुस्तकें हैं। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका प्रकाशन हुआ कब? 1829 में। ठीक है। इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशित करने का काम विलियम क्रूक करेंगे 1832 में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये दोनों प्रकाशित हुए और प्रकाशित करने का काम किसने किया? विलियम क्रूक ने। ठीक है। और एनाल्स और एंटीक्विटी जो राजस्थान है ये अपने गुरु को समर्पित है। किसको समर्पित की? गुरु को समर्पित की। जयनेती ज्ञानचंद्र को समर्पित की एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया 1839 में प्रकाशित की गई। ठीक है। और प्रकाशित करने का कार्य किसने किया? जूलिया कल्टरबर्ग, इनकी जो पत्नी थी जूलिया कल्टरबर्ग। प्रकाशित किसके द्वारा की गई? जूलिया कल्टरबर्ग के द्वारा की गई 1839 में। और ये किसको समर्पित है? विलियम हंटर ब्लेयर, विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। किससे संबंधित हैं? कर्नल जेम्स टोड से संबंधित हैं। और कोई विशेष बातें आपको नहीं मिलेंगी। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं ताकि कोई समस्या न आए। कर्नल जेम्स टोड का जन्म कहाँ पर हुआ? तो जन्म आपको बताना लिक्सटन इंग्लैंड में 1782 ईस्वी में, मूलतः निवासी स्कॉटलैंड के, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो यहीं पर हुई। पत्नी का नाम जूलिया कल्टरबर्ग था, गुरु का नाम जयनेती ज्ञानचंद्र था, मानगढ़ भीलवाड़ा के रहने वाले थे। उपाधि कर्नल के 1813 में, उपनाम है घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास का पितामह या जनक। ठीक है, कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड। भारत आए 1798 में, सर्वप्रथम बंगाल और राजस्थान में सर्वप्रथम जून 1806 में उदयपुर घूमने आए। और उसके पश्चात मार्च 1818 में इन्हें 8 मार्च 1818 की बात है, मेवाड़ और हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया।
1822 में पुनः इंग्लैंड चले गए, जाते समय अपने साथ में मानमौरी का शिलालेख साथ लेकर गए, लेकिन भारी होने के कारण इसको समुद्र में फेंक दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। 1835 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख जो पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इन्होंने अपने गुरु को समर्पित की। इसका प्रकाशन 1829 में किया गया और इनका इस पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। प्रकाशन 1832 में किया गया। दोनों का ही प्रकाशन विलियम क्रुक के द्वारा किया गया। और तीसरी पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। 1839 में इनकी पत्नी जूलिया कल्टरबर्ग के द्वारा प्रकाशित की गई और ये समर्पित है विलियम हंटर ब्लेयर को। ठीक है, और कोई विशेष बातें नहीं है। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में आपको पता है इसने जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, उदाहरण भी दिया है कि जिस प्रकार से शौर्य और बलिदान के लिए यूरोप के अलावा और कोई भूमि नहीं है, लेकिन राजस्थान में पग पग पर क्या है? थर्मोपल्लियाँ हैं। इस बात की जानकारी हमें एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्राप्त होती हैं। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार हम देख रहे हैं। उसके पश्चात आगे नंबर 2 पर जो आएंगे उनका नाम है एलपी टेसी टोरी। एलपी टेसी टोरी विदेशी हैं और आपको पता है ये इटली के थे, उडिने शहर इटली के। ठीक है, और ये सर्वप्रथम 1914 में भारत आए। कहाँ आए? 1914 में भारत। कहाँ पर आए? दिल्ली। उन्नीस 1914 में भारत दिल्ली आए और इनको किसने बुलाया? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। कहने का मतलब डॉक्टर अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन के बुलाने पर ये भारत आए। भारत सर्वप्रथम कहाँ आए? दिल्ली आए। इन्होंने क्यों बुलाया? राजपूतों का जो इतिहास है उसका सर्वेक्षण करवाने के लिए। ये कहने का मतलब एलपी टेसी टोरी के द्वारा राजपूतों के इतिहास का सर्वेक्षण करवाना चाहते थे, राजपूताने के इतिहास से संबंधित। ठीक है, उसके पश्चात आपको पता है ये भारत के पश्चात राजस्थान सर्वप्रथम कहाँ आए? तो राजस्थान सर्वप्रथम आए जोधपुर। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कहाँ आए? जोधपुर आए और उसके पश्चात कहाँ? बीकानेर। ठीक है, और बीकानेर को ही इन्होंने अपनी क्या बनाया? कर्मस्थली बनाया। बीकानेर को ही क्या बनाया? कर्मस्थली बनाया। किसने? एलपी टेसी टोरी ने। ठीक है, और बीकानेर में इस समय थे शासक कौन? महाराजा गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ने इनको काम दिया चारणों के इतिहास का सर्वेक्षण करने हेतु। ठीक है, चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण का कार्य सौंपा गया गंगा सिंह के द्वारा। किसको? एलपी टेसी टोरी को। तो बीकानेर को क्रमस्थली बनाया और बीकानेर में इनकी बाद में जाकर क्या हो जाएगी दोस्तों? मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर एक कब्र भी बनी हुई है। कहाँ? बीकानेर में। और जो बीकानेर संग्रहालय है, बीकानेर जो संग्रहालय है वो भी इनकी क्या माना जाता है? देन माना जाता है। बीकानेर संग्रहालय प्रमुख देन माना जाता है एलपी टेसी टोरी के। इनकी जो शिक्षक थे, शिक्षक या कह सकते हैं गुरु, एक ही बात है शिक्षक या गुरु, तो वो थे पंडित रामकरण आसोपा। पंडित रामकरण आसोपा ये इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, किनके? एलपी टेसी टोरी के।
उसके बाद में हम बात करते हैं एलपी टेसीटोरी एक विख्यात क्या थे दोस्तों, पुरातत्ववेत्ता, पुरातत्ववेत्ता और इसके अलावा एक भाषा शास्त्री या कह सकते हैं भाषा विज्ञानी भी कह सकते हैं, भाषा विज्ञानी। पुरातत्ववेत्ता इनको इसलिए माना जाता है क्योंकि राजस्थान के जो इतिहास की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक सभ्यता आएगी कालीबंगा। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी हुई, सबसे पहले जो ज्ञान हुआ वो एलपी टेसीटोरी को हुआ, लेकिन इसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और भाषा विज्ञानी इसको इसलिए माना जाता है कि राजस्थान की जो भाषा है इनको दो भागों में इन्होंने विभाजित किया, एक तो पूर्वी राजस्थानी और एक पश्चिमी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी और इसके अलावा दूसरी कौन सी? पश्चिमी राजस्थानी। तो ये दोनों भागों में विभाजित करने के कारण इनको एक भाषा विज्ञानी के तौर पर भी जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वो भी ध्यान रखेंगे। चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक सर्वेक्षण, इनकी क्या है दोस्तों? एक प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गंगा सिंह जी ने इनको चारणों के इतिहास के सर्वेक्षण का कार्य सौंपा था। इस कारण से चारणों के इतिहास का ऐतिहासिक जो सर्वेक्षण किया वो किसके द्वारा किया गया? एलपी टेसीटोरी के द्वारा किया गया। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे राजस्थान के दो इतिहास ग्रंथ हैं, दो इतिहास ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी री वचनिका। ठीक है, आपको पता है इसका जो लेखक है वो पृथ्वीराज राठौड़ है। लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। डिंगल का हेरोस कहा जाता है, पीथल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया है, पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। तो वेली किशन रुक्मणी री वचनिका, इसका लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। पीथल के नाम से कविताएं लिखते थे और इन्हें डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ठीक है, डिंगल का हेरोस, डिंगल भाषा का हेरोस कहा जाता है। और दुर्सा आडा ने इस जो रचना है इसको पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा, 19वां पुराण की संज्ञा दी। किसने? दुर्सा आडा ने, कवि थे दुर्सा आडा। इन्होंने ये बातें बताई किसकी? वेली किशन रुक्मणी वचनिका के बारे में। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो दो इतिहास ग्रंथ, जिसमें एक तो हो गया वेली किशन रुक्मणी वचनिका या ख्यात, और दूसरा हो गया राव जेतसिरो छंद। ये लेखक हैं बिठू सूजा। ठीक है, राव जेतसिरो छंद, बिठू सूजा। इन दोनों का जो संपादन है, ये संपादन करने का कार्य किसने किया? एलपी टेसीटोरी के द्वारा किया गया। तो ये बातें भी आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी है, एलपी टेसीटोरी के बारे में। उसके बाद में आपको अन्य इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये हमारे राजस्थान से ही संबंधित हैं दोस्तों। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गौरीशंकर हीराचंद ओझा मुख्य रूप से ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रोहिड़ा ग्राम
कहाँ पड़ता है? सिरोही में। जन्म हुआ इनका रोहिड़ा ग्राम सिरोही में, जन्म हुआ 1863 में, 1863 में, और मृत्यु हुई इनकी 1947 में। ठीक है, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा ग्राम सिरोही के रहने वाले थे। जन्म 1863 में, मृत्यु 1947 में हुई। और इनकी जो शिक्षा है, इनकी शिक्षा, तो शिक्षा कहाँ हुई? बम्बई में। कहाँ हुई? बम्बई में। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात ये राजपुताने में आए, और राजपुताने में आने के पश्चात इनकी जो मुलाकात है वो मुलाकात किससे हुई? तो आप बताएंगे महाराणा सज्जन सिंह, ये महाराणा सज्जन सिंह से। इस समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा सज्जन सिंह, इनसे मुलाकात हुई। ठीक है, और इसी समय आपको पता है वीर विनोद की रचना कर रहे थे कवि राजा श्यामल दास, श्यामल दास। तो यहाँ इनकी मुलाकात कवि राजा श्यामल दास से होती है, और ये इनके क्या बने दोस्तों? गुरु बने। किनके? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के गुरु कौन थे? कवि राजा श्यामल दास, जो वीर विनोद के लेखक हैं। उसके पश्चात इन्होंने मुख्य रूप से जो प्रमुख रचना है वो ध्यान रखेंगे इनकी प्राचीन भारतीय लिपिमाला, प्राचीन भारतीय लिपिमाला। और प्राचीन भारतीय लिपिमाला का अंकन करते समय इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। प्रमुख रचना है प्राचीन भारतीय लिपिमाला। इसके अलावा इन्होंने 50 से अधिक ग्रंथ लिखे, 50 से अधिक क्या लिखे? ग्रंथ लिखे। और आपको पता है मोणोत नेन्सी की नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात का भी इन्होंने क्या किया दोस्तों? संपादन किया। ठीक है, इसके अलावा इनके जो उपनाम हैं वो भी ध्यान रखने हैं। राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है किसको? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, राजस्थान का ग्रीबन। और राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार, पूर्ण इतिहासकार। ठीक है, राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और आपको पता है पुस्तक थी कर्नल टोड की, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया। किस में अनुवाद किया? हिंदी में। ठीक है, हिंदी में अनुवाद किया और इसकी कमियों को या अशुद्धियों को दूर किया। इसमें जो अशुद्धियाँ थी, अशुद्धियों को क्या किया? दूर किया। ठीक है, राजस्थान के प्रथम पूर्ण इतिहासकार का दर्जा प्राप्त है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। और एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी, उनका हिंदी में क्या किया? अनुवाद किया, हिंदी में लिखा, और इसकी अशुद्धियों को क्या किया? दूर किया। ठीक है, प्राचीन भारतीय लिपिमाला इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। 50 से अधिक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको किसी बात की और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नैनसिरी जो ख्यात है इसका संपादन इनके द्वारा किया गया। उपनाम राजस्थान का ग्रीबन और प्रथम पूर्ण इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने राजपुताने का इतिहास क्या लिखा? राजपुताने का प्राचीन इतिहास लिखा। राजपुताने का प्राचीन इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया। इसमें सभी रियासतों के बारे में जो ऐतिहासिक जानकारी है वो आ जाएगी, जैसे सिरोही राज्य का इतिहास, सिरोही रियासत का। ठीक है, सिरोही रियासत का इतिहास लिखा इन्होंने। इसके अलावा उदयपुर रियासत का, इसके अलावा आपको पता है डूंगरपुर रियासत का, इसके अलावा बांसवाड़ा रियासत का, इसके अलावा प्रतापगढ़ रियासत का, प्रतापगढ़ रियासत का, इसके अलावा कोटा रियासत का, कोटा बूंदी
झालावाड़, ठीक है। इन सभी रियासतों का इतिहास लिखा गया किसके द्वारा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। बीकानेर राज्य का इतिहास, जोधपुर राज्य का इतिहास, इसका पहला भाग ही लिखा गया दोस्तों। जोधपुर का प्रथम भाग ही लिखा गया, उसके बाद में इनकी 1947 में मृत्यु हो गई। आमेर का नहीं, ये ध्यान रखेंगे, आमेर राज्य का इतिहास नहीं लिखा, आमेर राज्य का इतिहास इनके द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूताने के किस रियासत का इतिहास नहीं लिखा? आमेर राज्य या जयपुर राज्य का इतिहास नहीं लिखा। बाकी जितनी भी जो रियासतें हैं प्रमुख, उसका इतिहास डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया। ये बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में एक इतिहासकार और देख लेते हैं, इनकी हमारे सामने चर्चा आई है, कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास, और ये मुख्य रूप से इनका जो जन्म हुआ था ढोकलिया ग्राम, भीलवाड़ा में पड़ता है। ढोकलिया ग्राम या गांव कह सकते हैं। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास, नाम श्यामल दास ही था, कवि राजा की इनकी क्या थी? उपाधि थी, और ये जो उपाधि है वो महाराणा सज्जन सिंह ने दी थी, महाराणा सज्जन महाराणा सज्जन सिंह द्वारा दी गई। और इसके अलावा इनके पास में एक उपाधि और थी, केसर ए हिंद। केसर ए हिंद जो किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। कवि राजा श्यामल दास ढोकलिया ग्राम भीलवाड़ा के रहने वाले थे, यहाँ इनका जन्म हुआ। इनके पास में जो उपाधि थी कवि राजा की, ये कवि राजा की जो उपाधि है वो महाराणा सज्जन सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे उनके द्वारा दी गई। और ये मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के विशेष कृपा पात्र भी थे श्यामल दास, ठीक है। इनके अलावा इनके पास में एक उपाधि और थी, केसर ए हिंद, जो किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। इन्होंने मेवाड़ के 3 महाराणाओं के साथ में काम किया, ठीक है। मेवाड़ के 3 महाराणा के साथ में काम किया, के साथ कार्य किया, ठीक है। यह 3 महाराणाओं का शासनकाल देखा किसने? कवि राजा श्यामल दास ने। कौन कौन से थे? एक तो थे महाराणा शंभू सिंह जी, इसके अलावा एक थे महाराणा सज्जन सिंह, और एक उनके बाद में आएंगे महाराणा फतेह सिंह। तो 3 महाराणाओं के साथ में कार्य किया। आपको पता है इनकी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, पुस्तक है वीर विनोद। वीर विनोद पुस्तक, वीर विनोद किसकी? कवि राजा श्यामल दास की पुस्तक का नाम है वीर विनोद। इसको बनाने में, लिखने में 17 वर्ष, कितना टाइम लगा? 17 वर्ष का समय लगा, ठीक है। लिखने में कितना वर्ष लगा? 17 वर्ष का समय लगा। तो वीर विनोद की रचना इन्होंने शंभू सिंह के समय आरंभ कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, वीर विनोद जो पुस्तक थी उसकी रचना आरंभ की। यहाँ पर वीर विनोद पुस्तक का कार्य पूर्ण हुआ, और मेवाड़ की जो महाराणा फतेह सिंह थे, इन्होंने जो इनकी पुस्तक थी वीर विनोद, इसके कुछ पन्नों को जला दिया था, ठीक है। कुछ पन्नों को क्या कर दिया? जला दिया था, कुछ पन्नों को जला दिया, ये भी ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक के ऊपर पाबंदी भी लगा दी फतेह सिंह ने। तो ये 3 महाराणा, तीनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। महाराणा शंभू सिंह के समय वीर विनोद की रचना आरंभ हुई, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय वीर विनोद रचना पूर्ण हुई, और फतेह सिंह ने इस पुस्तक के ऊपर पाबंदी लगा दी, कुछ पन्नों को जला दिया था। बनाने में इसमें लगभग 1 लाख रुपए खर्चा आया ऐसा माना जाता है, और कुल समय लगा कितना? 17 वर्ष का समय लगा, ठीक है। इनकी उपाधि हमने देख ही ली है। इसमें
हमें जो वीर विनोद जो पुस्तक है उसमें हमें कौन सी जानकारी मिलती है, तो मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है मेवाड़ राज्य के इतिहास की। इसके अलावा इसमें पुस्तक जो वीर विनोद है, इसमें मेवाड़ का जो महाराणा था कुंभा, मेवाड़ के महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना गया है। स्थापत्य कला का क्या माना गया है? जनक माना गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि मेवाड़ के 84 में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। किसने करवाया? मेवाड़ की महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, राजस्थान के 84 दुर्ग नहीं है, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इस पुस्तक में जोधपुर का एक राजा था विजय सिंह, जोधपुर महाराजा विजय सिंह को जोधपुर का या मारवाड़ का कह सकते हैं, मारवाड़ का जहांगीर, मारवाड़ का जहांगीर कहा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये प्रमुख बातें थी मेरे ख्याल से, और कोई विशेष बातें इनके बारे में नहीं है। कवि राजा श्यामलदास ढोकलिया ग्राम भीलवाड़ा के रहने वाले थे। कवि राजा की जो उपाधि दी गई महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा दी गई। केसर ए हिंद की उपाधि भी थी इनके पास में, जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई। मेवाड़ की 3 महाराणाओं का शासनकाल देखा इन्होंने। और पुस्तक वीर विनोद इनकी रचना थी। शंभू सिंह जी के समय वीर विनोद की रचना आरंभ की, सज्जन सिंह के समय वीर विनोद जो रचना थी वो पूर्ण हुई, और फतेह सिंह ने इस पुस्तक के ऊपर पाबंदी लगा दी, कुछ पन्नों को जला भी दिया। ठीक है, इस की रचना में कुल 17 वर्ष का समय लगा, 1 लाख रुपए कुल खर्चा हुआ। पुस्तक जो वीर विनोद है, इसमें क्या जानकारी मिलती है? हमें मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि महाराणा कुंभा स्थापत्य कला के जनक थे, और मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। और जो जोधपुर के महाराजा थे विजय सिंह जी, इनको मारवाड़ का जहांगीर या जहांगीर का नमूना कहा गया है। किस पुस्तक में? वीर विनोद में। तो मेरे ख्याल से राजस्थान के इतिहासकार से संबंधी जो प्रमुख बातें थी वो हमने ग्रहण की हैं, अध्ययन किया है, उनके बारे में समस्त जानकारियां प्राप्त की हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमारे विषय को हम यहीं समाप्त कर